नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि एडवेंचर एंड ट्रैकर में। आज मैं आपको एक नई यात्रा पर लेके जा रहा हूँ। यह यात्रा है मदमहेश्वर नंदीकुंड रुद्रनाथ की। दोस्तों, यह वीडियो थोड़ा सा लंबा है, इसलिए आप धैर्य के साथ देखिए और चलिए आइए इस ट्रैक पे देखते हैं। नंदीकुंड की यात्रा हमने गोपेश्वर से शुरू की। गोपेश्वर जो कि हमारा होम टाउन है और चमोली का जिला मुख्यालय है। यहाँ से यह यात्रा यहीं पे आके ख़त्म करनी है। तो यहाँ से हम अपनी गाड़ी के द्वारा जो मदमहेश्वर का बेस है रांसी के लिए निकले। गोपेश्वर से यह वह रूट है जो कि चोपता चंद्रशिला की तरफ को जाता है और इस रूट से हमको चोपता चंद्रशिला, वहाँ से आगे ऊखीमठ और ऊखीमठ होते हुए फिर रांसी और वहाँ से आगे ट्रैक शुरू करना है। पहाड़ों की गोद में बसा हुआ गोपेश्वर एक खूबसूरत शहर है। आप लोग देख सकते हो कि कितना खूबसूरती से इस पहाड़ पे यह बसा हुआ है। यहाँ से आगे चलते हुए आपको सबसे पहले मंडल आता है। मंडल यह वही स्थान है जहाँ से अनसुईया माता मंदिर के लिए अलग सा डाइवर्जन रूट करता है। यह वही स्थान है जहाँ से आप अनसुईया माता मंदिर के लिए पैदल चलना शुरू करते हो। यहाँ से अनसुईया माता मंदिर होते हुए अत्रि मुनि आश्रम अन्य स्थान प्रसिद्ध हैं इस क्षेत्र के। मंडल से आगे चोपता के जंगल स्टार्ट हो जाते हैं और यह जंगल जो हैं इनमें काफ़ी प्रकार की जैव विविधताएँ पाई जाती हैं। बहुत प्रकार के जीव जंतु यहाँ पर पाए जाते हैं। यह स्थान प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। दोस्तों, हम लोग पहुँच गए हैं चोपता पे। यहाँ पर चमोली ज़िले की सीमा ख़त्म होकर के रुद्रप्रयाग ज़िले की सीमा शुरू होती है। यहाँ पर कुछ गायों ने हमारा रास्ता रोक लिया था, इस वजह से ज़रा आराम से हम लोग, काफ़ी टाइम लग गया इनसे निकलने में। अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध चोपता काफ़ी फेमस है। यहाँ पर विंटर ट्रैक भी होते हैं और यहाँ से होकर के आप लोग चंद्रशिला और तुंगनाथ का ट्रैक कर सकते हो, जो कि यहाँ से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पे है। यह चोपता का मेन मार्केट है। हर साल यहाँ पर काफ़ी सारे पर्यटक घूमने के लिए आते हैं और देख सकते हो गाड़ियों की लाइनें लगी हुई है और यह वह गेट है जहाँ से तुंगनाथ का रास्ता शुरू होता है। चोपता अपने मखमली घास के बुग्यालों के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पर सर्दियों में खूब बर्फ़ पड़ती है, जिस वजह से सर्दियों में भी यह ट्रैक लगभग पर्यटकों से आच्छादित रहता है। इस स्थान से हिमालय का एक विहंगम दृश्य देखने को मिलता है। क्योंकि आसमान में बादल हैं, इस वजह से यहाँ पर आपको हिमालय का विहंगम दृश्य देखने को नहीं मिल रहा है। चोपता के बाद ऊखीमठ पहुँचते हैं। ऊखीमठ से सामने गुप्तकाशी का विहंगम दृश्य दिखता हुआ। गुप्तकाशी यह केदारनाथ रूट पर स्थित है और यहाँ से हम ऊखीमठ से होते हुए रांसी के लिए मंझुना वाली रोड पर चलते हैं। आगे रोड में कुछ काम चल रहा है, इस वजह से कुछ देर के लिए हमें यहाँ पर रुकना पड़ा। दोस्तों, जिस पुल को हम इस टाइम क्रॉस कर रहे हैं यह है मधुगंगा नदी। मधुगंगा नदी यह वही नदी है जो कि नंदीकुंड से निकलती है और जो हमारा डेस्टिनेशन है इस ट्रैक का। ऊखीमठ से रांसी की रोड काफ़ी उबड़ खाबड़ है और इस रूट पे यह एक रेगुलर रूट नहीं है और यहाँ से होते हुए हम लोग पहुँच गए हैं रांसी, जो कि लास्ट रोड हेड है मदमहेश्वर का। समुद्र तल से 2000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित रांसी में राकेश्वरी माता का मंदिर है और यहाँ पर रुकने के लिए होम स्टे अवेलेबल हैं और छोटे छोटे जो लॉज होते हैं वो भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। गोपेश्वर से 75 किलोमीटर और ऊखीमठ से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित रांसी, जहां हम लोग पहुंच चुके हैं। यहां पर पहुंच करके सबसे पहले हमने ब्रेकफास्ट का डिसीजन लिया है। ये रोटी सुबह 3:30 बजे उठ के बनाई गई है। तो देखिए गाइस, ये हमारी चाय बहुत ही बेहतरीन। लीजिए, आप लीजिए। और यहाँ पैकिंग भी दिखाना यार एक बार। तो गाइस, इस तरीके से यहाँ पर ये देखिए, लगभग इसमें 1 क्विंटल से ऊपर ही होगा। देख सकते हो आप, और 2 क्विंटल का बैग ये भी है साइड से। देखिए आप, हाँ तो वही तो बोल रहा मैं। मदमहेश्वर का लास्ट रोड है रांसी और यहाँ से हमारी चलने की तैयारी हो चुकी है।
और यहाँ से अभी हमें लगभग मंदिर के लिए 11 और 5 16 किलोमीटर लगभग पैदल चलना है। सामने जो गांव दिख रहा है वो गोंडार, यहाँ से लगभग 4.5 किलोमीटर की दूरी पर ये मधमेश्वर का इस ट्रैक का अंतिम गांव है। वहाँ से हमें डायरेक्ट चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी लगभग 11 किलोमीटर, 11 से 12 किलोमीटर। तो देखते रहिए। पहले दिन के हिसाब से हम काफ़ी लेट हो चुके हैं, लगभग 11:30 बज चुके हैं। हमें कम से कम 8 बजे यहाँ से निकल जाना चाहिए था। अब देखते हैं जितना कवर हमने लगभग 10-11-12 घंटे में करना था उन्हें उतना हमें 6 घंटे में करना पड़ेगा। तो थोड़ा मुश्किल का काम ज़रूर है, लेकिन बिल्कुल नामुमकिन सा तो नहीं है। रांची से गोंडार का रास्ता हल्की से ढलान वाला है और इस रास्ते में आपको काफ़ी जंगल फॉरेस्ट एरिया देखने को मिल जाएगा। कुछ चीज़ें नज़दीक से ज़्यादा सुंदर होती हैं और देखोगे आते हैं। अरे भाई, अरे तुम भी यही हो क्या? रांची गोंडार रूट पर स्थित यह झरना काफ़ी सुंदर है और पर्यटक बिना इसका दीदार किए यहाँ पर से नहीं जाते हैं। तो देखिए आप भी इस झरने की खूबसूरती को। कुछ उबड़ खाबड़ और ढलान वाला यह रास्ता बात करते हुए, प्रकृति को देखते हुए बड़े आराम से निकल जाता है। गोंडार तक पहुँचने में पर्यटकों को ज़्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता है। इस रूट पर चलते हुए आपको अपनी पानी की बोतल साथ ले करके चलना पड़ता है, क्योंकि इस रूट पर पानी के लिमिटेड सोर्स हैं। और देखिए गोंडार से पहले एक छोटा सा मंदिर, यहाँ पर से गोंडार गांव सामने नज़र आ रहा है। आपको इस रास्ते पर और भी कई झरने देखने को मिलते हैं। छोटे छोटे नदी नालों पर इस टाइप के पुल आपको देखने को मिलेंगे। हम पहुँच चुके हैं लगभग गोंडार यहाँ पर से मात्र 250 मीटर रह चुका है। और यह सामने गोंडार गांव का विहंगम दृश्य जो कि मधुगंगा नदी के एक छोर पर बसा हुआ है। समुद्र तल से 1900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित रांची से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गोंडार यह मधमेश्वर यहाँ पर से 10.5 किलोमीटर रह जाता है। और यहाँ पर आपको रुकने के लिए होटल मिल जाएंगे। अभी हम गोंडार से लगभग आधा किलोमीटर आगे आए हैं और हमारी हालत देख सकते हैं आप, पसीना बहुत थक चुके हैं। ये देखिए मनीष भाई पानी पीते हैं। वेद भाई बहुत मुश्किल सा लग रहा है, बहुत दिनों बाद चले हैं। बैग देख लीजिए आप, थोड़ा हल्के हैं, ज़्यादा नहीं है, मात्र 20 किलो के अराउंड होंगे। सबसे भारी मेरे पास है, 35 किलो का बैग हुआ है लगभग। हैं और यहाँ से जो दाएं साइड से जो नदी आ रही है उसका नाम है मधुगंगा। और ये जो यहाँ से आ रही है ये आपका पता, ये चौखम्बा से आ रही है और इसका नाम है मोरखंडा। और ये आ रही है जहाँ हमने जाना है नंदीकुंड से आ रही है आपका चौखम्बा से आ रही है। गोंडार से आगे बंतोली है जो कि मोरखंबा और नंदीकुंड से निकलने वाली मधुगंगा नदी के संगम पर स्थित है। बंतोली पहुंचने के लिए आपको मोरखंबा नदी को क्रॉस करना पड़ता है। यहाँ पर एक पुल बना रखा है जिसे आप लोग इस टाइम देख रहे हो। नीचे देख सकते हो यह संगम है मोरखंबा और मधुगंगा का। तो दोस्तों यह सामने है बंतोली जो आपके बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा है। जय भोले बाबा, जय भोले बाबा। बंतोली से आगे का रास्ता बिल्कुल चढ़ाई वाला है और यहाँ से लेकर मधमेश्वर तक कंटिन्यूस चढ़ाई है जो कि लगभग 10 किलोमीटर की कंटिन्यूस चढ़ाई है। नीचे आपको मधुगंगा और मोरखंबा नदी का संगम, उसके किनारे बसा हुआ बंतोली दिखाई देता हुआ। बंतोली से आगे मधमेश्वर के लिए काफ़ी चढ़ाई वाला जो रास्ता है, इसको पार करते हुए काफ़ी थकान का अनुभव होता है।
साथ ही साथ इस रूट पर आपको इस टाइप के टिन शेल्टर मिल जाएंगे जहाँ पर आप आराम कर सकते हो। यहाँ पर बिल्कुल चेयरें लगाई गई हैं और बगल में ही पानी की व्यवस्था है। यह वो रास्ता है जिसे अभी हमें क्रॉस करना है, जिससे चढ़ करके हमें मधमेश्वर की तरफ को निकलना है। हाँ, होम स्टे मिल जाएंगे, होम स्टे ही है इधर। हम पहुँचे हैं खटरा में। खटरा ये जो आदमी दिख रहे हैं, मेरे से ट्रैक थोड़ी नहीं करवा रहे हैं, ये मेरी जान लेने में तुले हुए हैं। मनीष भाई कैसा लगा फिर? वो तुम्हारे अंदर से जानवर निकाल 7 किलोमीटर हो गया। और दीपक भाई हमारे सेल्फी, चंदू भाई सॉरी। इतनी छोटी सी जान है मेरी, देखो 45 किलो का वेट डाला होगा। अच्छा, आपका वजन कितना है फिर? 42 किलो वेट। खटरा से आगे नानू चट्टी और कून चट्टी है जहाँ पर यात्रियों के लिए रुकने की व्यवस्था है। रांची से मधमेश्वर तक घोड़े की सर्विस भी अवेलेबल रहती है और यहाँ पर जो घोड़े का रेट है वो लगभग 4000 से लेकर के 8000 के बीच में होता है। और यह शानदार नज़ारा कून चट्टी के आसपास का, सामने कहीं बिसूड़ी ताल है इस पहाड़ पे, और इस साइड को नंदी कुंड है जहाँ हम जाने वाले हैं। ये कुछ हमारे भाई लोग, यह कौन चट्टी, ये हमारे साथ के बंदे चलते हुए, और दूर जो मधुगंगा घाटी है उसके साथ साथ जो केदारनाथ घाटी है उसके विहंगम दृश्य आपको दिखते हुए, और ये हिमालय के कुछ पर्वत जिस तरफ को हमें जाना है। ये कून चट्टी से आगे का रास्ता जंगल के अंदर से होके जाता है और कून चट्टी से थोड़ी सी चढ़ाई की मात्रा कम हो जाती है। और मधमेश्वर से कुछ देर पहले देवदर्शनी के आसपास बिल्कुल समतल सा रास्ता है। यहाँ पर से आपको सामने कांचनी धार दिखाई देता है और यह सामने देख सकते हो, यह मधमेश्वर हम लोग पहुँचने वाले हैं। मधमेश्वर पहुँच करके लोग भगवान भोलेनाथ का जयकारा लगाते हैं और सामने हमको मधमेश्वर मंदिर बिल्कुल दिखता हुआ, यह देवदर्शनी है जहाँ पर से मधमेश्वर मंदिर के प्रथम दर्शन होते हैं। भगवान भोलेनाथ यहाँ पर नाभि रूप में विराजमान हुए हैं और यहाँ पर उनके नाभि भाग की पूजा की जाती है। यह द्वितीय केदार है। प्रथम केदार केदारनाथ, द्वितीय केदार मधमेश्वर, तृतीय केदार तुंगनाथ, चतुर्थ केदार रुद्रनाथ एंड पंचम केदार कल्पेश्वर। तो द्वितीय केदार मधमेश्वर की धरती पर हम इस टाइम पहुंच चुके हैं। मधमेश्वर के आसपास रुकने के लिए व्यवस्था है और यहाँ पर रिजनेबल रेट में आपको खाने और रुकने और सभी चीज़ एक ही दुकान से लेनी पड़ेगी, एक ही जगह से लेनी पड़ेगी। जो भी आपके अरेंजमेंट होता है वह एक ही व्यक्ति द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों, यह है मधमेश्वर द्वितीय केदार। भगवान शिव भोलेनाथ यहाँ पर नाभि रूप में पांडवों को दर्शन दिए थे। यहाँ पर भगवान शिव के नाभि भाग की पूजा होती है। यहाँ पर जा कर के यात्रियों को अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है कि वह कहाँ से आए हैं। मधमेश्वर मंदिर के आसपास पानी के काफ़ी स्रोत हैं। यहाँ पर देख सकते हो, यह एक छोटा सा शिवलिंग जो कि मधमेश्वर के बाहर पर स्थित है, मंदिर के बाहर पर स्थित है। कोविड की गाइडलाइंस के लिए यहाँ पर आपको बिल्कुल मार्क बनाए हुए मिलेंगे। मधमेश्वर मंदिर और इसके आसपास का जो प्रांगण है, इसकी जो चार दीवारी है, इस पर आपको तरह तरह की मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी। यहाँ पर शिवलिंग है। इसके आगे यह गौमुख है जहाँ पर से इसे गंगा का प्रतीक माना जाता है और इसी के जल से भगवान मधमेश्वर का अभिषेक किया जाता है। सामने यह क्षेत्रपाल जी हैं जो कि यहाँ के रखवाली करते हैं, इस क्षेत्र की रखवाली करते हैं। इसके बाद यह उद्दा कुंड है। यह वही कुंड है जिसमें भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया हुआ जो जल आता है वो इसी कुंड में आता है।
आगे इस तरफ को आपको छोटे छोटे मंदिर देखने को मिलेंगे जिनके ऊपर शिवलिंग स्थित है। यह अलग अलग भगवानों के मंदिर हैं। यहाँ पर एक बड़ा सा मंदिर है, यह भगवान गौरी शंकर का भगवान है। तो यहाँ पर गौरी और शंकर की प्रतिमा अंदर विराजमान है। इस मंदिर के बगल में ही आपको माँ पार्वती का मंदिर मिल जाएगा। यहाँ भगवान शिव की अर्धांगिनी पार्वती माता विराजमान रहती हैं। यह हवन कुंड है जो कि यहाँ पर स्थित है। इस तरफ को आपको फिर सरस्वती कुंड देखने को मिलेगा। यहाँ पर 2 जलधाराएं मिलती हैं और यह इसी कुंड में विलुप्त हो जाती हैं। तो यह सरस्वती कुंड है और यह भगवान मद्महेश्वर, भगवान भोलेनाथ, द्वितीय केदार भगवान मद्महेश्वर में हमने पूजा अर्चना की। गुरु भाई आगे सबके साथ जय भोलेनाथ, जय बाबा मधुमेश्वर। जय शंभुनाथ दिगंबरम करुणाकरं जगदीश्वरं भवतारणं भयहारणं भवतारणं भयहारणं करुणाकरं जगदीश्वरं करुणाकरं जगदीश्वरं। हे आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि मृत्युंजयं। हे आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि मृत्युंजयं। तव पाद कमल नमाम्यहं, तव पाद कमल नमाम्यहं। करुणाकरं जगदीश्वरं जय शंभुनाथ दिगंबरं करुणाकरं जगदीश्वरं भवतारणं भयहारणं भवतारणं भयहारणं करुणाकरं जगदीश्वरं करुणाकरं जगदीश्वरं। बोलो मद्महेश्वर महादेव की जय। तो ये हम तैयार हैं आगे निकलने के लिए। यहाँ से आज कंजनी खाल जाना पड़ता है। और ये देख सकते हो हमारी तैयारी हो चुकी है धीरे धीरे। ये मद्महेश्वर मंदिर सामने। हर हर महादेव। ये भाई लोग नीचे जाएंगे यहाँ से और हम यहाँ से ऊपर जाएंगे कंचनी खाल। तो यह है सामने मद्महेश्वर मंदिर। ऑल द बेस्ट भैया। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मिलते हैं फिर, मिलेंगे, आपसे मुलाकात होगी। द्वितीय केदार मद्महेश्वर में भगवान भोलेनाथ के दर्शन के बाद हम लोग कांचनी धार की तरफ को बढ़ गए हैं। यह रास्ता अल्पाइन और जंगलों से होकर के गुजरेगा। इसमें ज़्यादातर अल्पाइन रीजन है। मद्महेश्वर से आगे निकलते हुए कुछ दूरी पे एक मंदिर है। यहाँ पर से एक रास्ता बूढ़ा मद्महेश्वर की तरफ को जाता है और दूसरा रास्ता कंचनी धार की तरफ को जाता है। तो मद्महेश्वर पीछे छोड़ते हुए आगे कांचनी खाल के लिए निकलते हुए, और काफ़ी लंबा ट्रैक है, लगभग 24-25 किलोमीटर है यहाँ से नंदीकुंड। तो
आज कांचनी खाल जहाँ पर नाइट स्टे होगा। और यह रास्ता, इस रास्ते पर काफ़ी लोग चलते हैं, इसलिए यहाँ से लेकर के कांचनी खाल और वहाँ से पांडव सेरा तक अच्छा खासा ट्रैक देखने को मिलेगा। काफ़ी सामान भी है पीछे से, इसलिए थोड़ा सा हैवी लगता हुआ ऐसा लगता रहा है कि कोई हमें पीछे की तरफ खींच रहा है। मधुमेश्वर के बाद थोड़ा बहुत फॉरेस्ट एरिया है। यह आगे मुश्किल से आधा 1 किलोमीटर का चढ़ाई है। चढ़ाई भरा होने वाला है, पेड़ों से घिरा हुआ ये क्षेत्र। ये देख सकते हो आप, हालत सबकी खस्ता है। अभी हम मधुमेश्वर से लगभग 2 किलोमीटर की चढ़ाई पूरी कर चुके हैं और अभी लगभग 3100 मीटर की ऊंचाई पर हैं। और अभी हमें शाम को 6 बजे तक 5 किलोमीटर की चढ़ाई और तय करनी है। अल्पाइन रीजन शुरू, फॉरेस्ट ख़त्म हो चुका है यहाँ पे। इस टाइप का खड़ंजा मार्ग है जो कि इन तरीके से ऊपर जाता है। सारे ट्रैकरों की हालत किस हाल से गुजर रहे हैं। जहाँ पर भी सोना मिलता है बिसाइए। और ये गुरु भाई और सबसे लेजी ट्रैकर अभी आया नहीं है। मुझे ही नहीं पता कि कितनी अभी महाराज जी के साथ श्लोक मंत्र के बाद करके आ रहे थे और देखिए इनकी क्या हालत हो गई है। ये देखिए, ये कल रात भी सोए थे और अभी भी सोए हैं। इनका फेवरेट पोज है। कुछ दूर चलने के बाद बारिश शुरू हो गई है और हमने अपने पोंचो लगा लिए हैं और साथ ही साथ अपने बैग को भी कवर कर लिया है ताकि आगे बारिश की वजह से हमारे बैग भारी ना हो, उसमें रखा सामान ख़राब ना हो। यह पूरा रास्ता चढ़ाई भरा है और आगे भी काफ़ी चढ़ाई है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए आप, शानदार दृश्य मधुमेश्वर भगवान का। नीचे से बादलों का झुंड आता हुआ। यह मधुगंगा घाटी है जो कि नंदीकुंड से निकलती है, जो इस तरफ है, और हमें कल वहीं जाना है। और सामने यह टॉप जहाँ पर बहुत सारे लेक्स दिखाई दे रही हैं, यह है आपका बूढ़ा मधुमेश्वर। और यह रास्ता हम क्रॉस कर चुके हैं। यह खड़ी चढ़ाई वाला पार्ट है और ये देख सकते हो, यह खड़ी चढ़ाई। यहाँ पर है मेरा बैग और हमको इधर से होते हुए इस ब्रिज को क्रॉस करके इस तरफ को जाना है। तो काफ़ी लंबा क्षेत्र है, काफ़ी लंबा यह रास्ता है। अभी ये सामने जो रिच है नंदी बनार, ये हमने अभी पार करना है। और ये पीछे चोटी है, इस सी की शिस्त पे है कांचनी धार। समुद्र तल से लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई पे स्थित नंदी बननी, जो कि हमारा अगला टारगेट है। नीचे ये धौला भैरव का क्षेत्र छूट गया है और यह पूरा रास्ता लगभग चढ़ाई वाला है। दोस्तों नीचे रह गया है मधुमेश्वर, सामने बूढ़ा मधुमेश्वर, और ये पूरी चढ़ाई क्रॉस करके हम पहुंच चुके हैं नंदी बननी। और यहाँ से आगे दिख रहा है कंचनी धार, जो कि वो बिल्कुल सामने दिख रहा है। और उसके क्रॉस करके हमने कैंप लगाना है आज। तो ये सामने का दृश्य है। कंचनी धार ज़्यादा दूर नहीं दिख रहा वैसे, यहाँ से 2 किलोमीटर कंचनी धार है और वहाँ से 1 किलोमीटर नीचे उतर के कंचनी खाल है। नंदी बननी से आगे कांचनी का रास्ता कुछ ढलान वाला और कुछ चढ़ाई वाला है। यह एक ग्रेजुअल स्लोप वाला रूट है। यहीं पर आगे से पनपतिया का रूट अलग हो जाता है, जो कि सामने कांचनी धार से अलग होता है। कुछ इस तरीके का रास्ता देख सकते हो आप। यह है कांचनी धार, एक तरफ नंदी बननी तो दूसरी तरफ कांचनी खाल। हमारे इस ट्रैक की तीसरी सुबह में देखिए, ये महाशय अभी तक उठे नहीं हैं और रात को इन्होंने जीना हराम कर रखा था। तो देखिए आप सबकी नींद हराम करके अपना किस तरीके से सो रहे हैं। ये हमारे चंदू भाई किचन का सामान संभालते हुए, देखिए स्टोव जलाने में कितनी मशक्कत कर रहे हैं। वाह, स्टोव भी जल गया है। और ये देखिए इनका काम, नज़ारा कांचनी धार का। कांचनी धार से ये नीचे कांचनी खाल, जहाँ पर हमारे ये कैंप साइट है। और ये ऊपर ये जो रास्ता जाता है यहाँ से टॉप करके ये पनपतिया की तरफ को जाता है। तो इस रिज से सीधे ऊपर जाओगे तो पनपतिया पहुँच जाओगे आप लोग। ये देखिए हमारे गुरु भाई, ये हमारा टेंट,
नज़ारा काफ़ी खूबसूरत। कांचनी धार से सामने पांडवसेरा और नंदी कुंड वाला एरिया साफ दिखाई देता है। यह सामने यह घाटी पांडवसेरा की, ऊपर कांचनी धार जहाँ से पनपतिया का ट्रैक भी होता है। ये देखिए यहाँ पर सब कुछ हो चुका है, तो अब पैकिंग पुकिंग का काम भी लगभग आधा आधा हो गया है। स्लीपिंग बैग पैक हो गए हैं, टेंट पैक हो गए हैं, और ये खिचड़ी का स्वाद लिया जा रहा है। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त। ये ट्रैक की खिचड़ी। गुरु भाई कैसा लग रहा है आपको खाते हुए? ठीक है, स्वाद मज़ेदार है। और ये हमारे हेड कुक, कैसा लगा आपको? सुबह सुबह से कितनी बार स्टोव वो किया आपने, खोला बंद किया? लगभग 10 या 12 बार। और सुबह से स्टोव के पीछे लगे हुए थे। स्टोव की जान ले ली है इन्होंने कि स्टोव ने इनकी जान ले ली है, ये समझ में नहीं आता है। और ये देखिए हमारे सबसे क्या कहते हैं, ट्रैक ऑर्गेनाइजर जिन्हें कह सकते हैं हम, मज़े से थोड़ी सी ढिलाई हो गया। तो तैयारी तीसरे दिन की, सामने गुरु भाई चेक करते हुए एवरीथिंग इज ओके। ये विदु और ये हम, धूप साइड से यहीं पर हमारा साथ छोड़ देगी क्योंकि बादलों का झुंड आ चुका है। यह समय है तीसरे दिन का ट्रैक शुरू होने का, और आगे यहाँ से पांडवसेरा की तरफ को हम निकलते हुए। चलो आगे चलो आगे चलो गुरु भाई। कांचनी से नंदीकुंड के रास्ते में बहुत सारे आपको वाटरफॉल्स देखने को मिल जाएंगे। इन्हीं वाटरफॉल्स पे पानी की बोतलें भर करके आगे के लिए रखते हुए शुरुआत में यह रास्ता काफ़ी समतल है, इसमें ज़्यादा उतार चढ़ाव थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। यह जगह मदकोट या मदखोवा के नाम से फेमस है। मदकोवा और पानी के स्रोत यहाँ पे धारा लगाया हुआ है, ये है। और मदखोवा लगता है यहाँ पर भी कैंपिंग साइट है। ये हमारे साथ के दोस्त, दूर पांडवसेरा में बादलों का झुंड। यहाँ पर शायद से बकरी वालों का कैंप है, जिस हिसाब से यहाँ पर की कंडीशन दिखाई दे रही है, तो लगता यही है कि यहाँ पर बकरी वाले रहते हैं। इस तरह का रास्ता है, ऊपर कुछ झरने छूटते हुए और सामने पानी, नीचे एक झरना, सामने यह ट्रेल सीधे चढ़ती हुई, पहले उतराई है फिर चढ़ाई है, कुछ इस तरीके से यह ट्रेल। कांचनी से पांडवसेरा का यह रूट जिसे आप लोग देख रहे हो इस टाइम, सामने की चढ़ाई जो ये दिखाई दे रही है, ये आज की पहली सीधी चढ़ाई है तीसरे दिन की। और अभी पहले नीचे उतर गए हैं, उसके बाद ऊपर को चढ़ना है, आगे फिर नीचे की तरफ और फिर चढ़ाई। तो ऊपर नीचे का ही काफ़ी चढ़ाई है आगे वाले रूट पे, बीचों बीच ये ट्रेल जाती हुई यहाँ से काफ़ी नीचे उतरना। पर कांचनी धार जो ये रिज दिखाई दे रहे हैं बादलों के ऊट में, ये सामने ये ट्रेल पहले नीचे फिर ऊपर कुछ इस तरीके से चलता हुआ यहाँ का विहंगम दृश्य। बादल काफ़ी आ चुके हैं और पांडवसेरा इस घाटी में रह गया है, जो कि यहाँ सब दिखाई नहीं दे रहा है। सामने यह झरना, ये रास्ता कुछ ज़्यादा ही टफ पड़ता हुआ, काफ़ी डाउन है यहाँ पे, और कोशिश है इसको पूरा वीडियो में लिया जाए। ये देखिए आप पीछे से आते हुए हमारा दोस्त, ये आए और यह रास्ता कुछ ऐसा है कि इसने पातालपुरी और स्वर्ग के दर्शन एक साथ करा दिए हैं। कांचनी से पांडवसेरा का जो ये रूट है, इस पर असंख्य नदी नाले आपको देखने को मिलेंगे। जगह जगह पर आपको नदी में उतर करके उसे क्रॉस करना पड़ेगा, और कई जगहों पर आपको नदी में उतरने के लिए नीचे ढलान पर चलना पड़ता है। उसके बाद नदी के बाद आपको सीधी
खड़ी चढ़ाई वाला रास्ता मिलता है। इस प्रकार के झरने आपका मन मोहते हैं और साथ ही साथ आपकी प्यास भी इन्हीं झरनों से बुझती है। उतार चढ़ाव से भरे हुए इस रास्ते में कई बार आपको इसके जो बनाने वाले हैं उसको कोसने का मन करता है, क्योंकि कभी नीचे उतार देते हैं तो कभी ऊपर चढ़ाते हैं। इस टाइप का कुछ यह रूट हमने लगभग, और अभी हम बिल्कुल टॉप में खड़े हुए हैं और यहाँ से जो रास्ता जाने वाला है वो स्टिप डाउन जाने वाला है। अभी देख लीजिए आप, बिल्कुल नीचे। यह रास्ता कुछ इस तरीके का है कि आपको इस पे उतरते हुए आपको ब्रेक लगाने की ज़रूरत पड़ती है जगह जगह पे, और बिना ब्रेक के आप चलोगे तो इस पे बिल्कुल नीचे गिरने का भी डर है। सामने यह जो झरना है इसे द्वारीगाड़ नाम से जाना जाता है। यह द्वारीगाड़ का झरना जो कि आपके आंखों के बिल्कुल सामने है। इस नदी को क्रॉस करने के लिए आपको अपने जूते उतारने पड़ते हैं और उसके बाद इसको नंगे पैरों से क्रॉस किया जा सकता है। द्वारीगाड़ के बाद तरह तरह की वनस्पतियाँ और तरह तरह के छोटे मोटे पौधे आपको देखने को मिलते हैं। यह क्षेत्र पांडवसिरा है और पांडवसिरा लगभग शुरू हो चुका है। यह पूरा का पूरा एक अल्पाइन रीजन है। इस रीजन में आपको रंग बिरंगे फूल और उनके साथ साथ बहुत प्रकार के औषधि जड़ी बूटियाँ देखने को मिलती हैं। पांडवसिरा में पास में ही नदी दिखाई देती है। यह मधुगंगा नदी है। यहाँ पर की तरह तरह की जो वनस्पतियाँ हैं वो तरह तरह अलग अलग पैचेज में तरह तरह के रंग लिए हुए रहती हैं। यह पांडवसिरा का कैंप साइट है और यहाँ पर एक केव है जहाँ पर की कैंपिंग होती है। पांडवसिरा से आगे निकलते हुए आपको एक बड़ी सी नदी को क्रॉस करना पड़ता है। इस नदी पे क्रॉसिंग के लिए पुल बना हुआ है। इसको क्रॉस करने के बाद हमने अपनी कैंप साइट लगाई। काफ़ी अंधेरा हो चुका था और यह तीसरे दिन की सुबह है। गाइस समय है पांडवसिरा पे, बिल्कुल वाइब्रेंट कलर्स आसमान में, और ये लंबे 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 पहाड़, तारा भी दिख रहा है, चांद भी दिख रहा है। और ये है हमारे चंदू भाई। हम इनका बहुत शुक्रिया करते हैं क्योंकि इन्होंने आज कल हमें जो खाना खिलाया है और अभी हमारे लिए चाय बना रहे हैं। और अंदर बैठे हुए वेदू भाई, ना काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। जो हम अनाज को हल्का कर रहे हैं, समझ नहीं रहे। और ये सामने दिख रहे पहाड़। पांडवसिरा खूबसूरत पहाड़ियों के बीच में स्थित 3800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक सुंदर सी जगह है। यहाँ पर बहुत सारे नदी झरने आपको देखने को मिलेंगे। डांडी काठियों का देखा लहजा लगान, लहजा लगान, देवतों की धरती माँ मन की बस्यान, मन की बस्यान। 8 बज चुके हैं और ये हमारे निकलने की तैयारी हो चुकी है। पांडवसिरा यह वह स्थान है जहाँ पांडवों ने धान की सारी लगाई थी। सारी जिसे खेत कहते हैं। अभी हम ठीक उस जगह पे हैं जिस जगह के कारण इस जगह को जाना जाता है पांडवसिरा के नाम से। सेरा मतलब होता है खेत, और कहा जाता है कि यहाँ पे पांडव जब आए थे तो उन्होंने धान की खेती की थी। और अभी मैं थोड़ा नज़दीक चले जा रहा हूँ तो आप ये देख सकते हैं जो फील्ड है बिल्कुल ये जैसे धान की रुपाई होती है बिल्कुल उसी तरीके से इनकी अलग अलग रुपाई हो रखी रहती है। और जून जुलाई वाले टाइम पे ये जो पूरा खेत है इसमें लगभग 2 फुट के धान के पौधे उगे रहते हैं। और इसी एरिया के कारण इस पूरे जगह को, पूरे बुग्याल को पांडवसिरा के नाम से जाना जाता है। और अभी जो आप देख रहे हैं
इसको काला नाग का प्रतीक माना जाता है। इसको माना जाता है कि ये इस खेत की रखवाली कर रहा है। और ये बीच में जो ये पानी देख रहे हैं, ये इस खेत की नहर है, जिसे कहा जाता है कि इस खेत की पूरी सिंचाई की जाती है, क्योंकि धान के लिए काफ़ी पानी की ज़रूरत होती है, तो उसकी पूर्ति इस नहर से की जाती है। और ये नहर जिसका उपयोग पांडवों ने सिंचाई के लिए किया था। बहुत ही प्यारी नहर बनाई गई है, देखो बिल्कुल बीचों बीच है। पांडवशिरा से आगे का पूरा रास्ता बोल्डरों से और अल्पाइन रीजन से घिरा हुआ है। यहाँ से सामने जो दिख रहा है वो पांडवशिरा है, और आप देख रहे हैं वहाँ से रास्ता बना हुआ नहीं है, हमें बोल्डर अंदाजे से चल के आना पड़ रहा है, क्योंकि हमें पता है कि हमें जाना कहाँ पे है। हमें जाना है वहाँ ऊपर, तो हम केवल बोल्डर के सहारे से चल रहे हैं। नंदीकुंड की चढ़ाई चढ़ते हुए आपको बार बार पांडवशिरा का खूबसूरत दृश्य दिखाई देता है। यह एक खड़ी ढलान वाला क्षेत्र है, जहाँ से आपको नीचे पांडवशिरा बिल्कुल साफ दिखाई देता है। थे इसके सीधे ऊपर नंदीकुंड है। इधर ब्रह्म कमल आपको बहुतायत मिलेगा। ये देखिए ब्रह्म कमल, आप ये देखिए और इधर भी पूरी क्यारियां हैं ब्रह्म कमल के। और यहाँ पर एक जगह पर लगभग 7-8 ब्रह्म कमल दिखाई दे रहे मुझे। तो क्या कहते हैं आप, चैलेंज किया जाए नहीं किया जाए? नंदीकुंड वो वहाँ नंदीकुंड है और वहीं से हमें निकलना है। यह सामने नंदीकुंड का आता हुआ झरना। पांडवशिरा से नंदीकुंड के रास्ते में ब्रह्म कमल और फेन कमल के काफ़ी सारे पुष्प हैं, और यह एरिया ब्रह्म कमल और अपने फेन कमलों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध भी है। सामने यह ब्रह्म कमल का एक पूरा बगीचा है। तोड़ना मत यार, तोड़ना मत। फूल नहा दो के तोड़ेंगे। लगभग समुद्र तल से लगभग 4300-4400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह स्थान, यहाँ पर काफ़ी मात्रा में ब्रह्म कमल खिले हुए हैं। चारों तरफ ब्रह्म कमल ही ब्रह्म कमल है। और सामने यह चोटी जहाँ से यह नदी आती है, जो कि नीचे पांडवशिरा में आती है, उसके साथ साथ ऊपर यह चौखंबा की चोटियाँ दिखाई दे रही हैं। पीछे कुछ हद तक मंदानी का कुछ पहाड़ दिखाई दे रहा है, और यह ग्लेशियर देख सकते हो। प्रकृति की संपूर्ण खूबसूरती लिए यह क्षेत्र अपना आप में अद्वितीय है, और यहाँ पर प्रकृति का सबसे अच्छा दीदार किया जा सकता है। नंदीकुंड से कुछ देर पहले आपको चौखंबा और मंदानी पीक्स दिखाई देती हैं, जो कि बिल्कुल इन पहाड़ों के पीछे हैं। इनके पीछे ही मंदानी वाला ट्रेल भी है। तो दोस्तों, आपके सामने यह है नंदीकुंड का प्रथम व्यू, जो कि नंदीकुंड से लगभग 50-100 मीटर पहले आपको दिखाई देता है। मधमहेश्वर से 25 किलोमीटर और पांडवशिरा से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नंदीकुंड। प्रकृति की गोद में स्थित यह नंदीकुंड ऊंचे ऊंचे पर्वतों से घिरा हुआ, शांत जल बिल्कुल नीला। यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं। समुद्र तल से लगभग 4660 मीटर की ऊंचाई पर स्थित नंदीकुंड भगवान शिव के वाहन नंदी को समर्पित है। यहाँ पर पहुंचकर एक सुखद अनुभव का एहसास होता है, और हम अपनी थकान को भूल गए हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी नंदीकुंड का दीदार कीजिए। यह कुछ हमारे दोस्त नंदीकुंड में स्नान करने के लिए आए हैं। मैं स्नान कर चुका हूँ। इससे पहले हम
कागभूषणी, सतोपंथ, सप्तकुंड, हेमकुंड जैसे सरोवरों में स्नान कर चुके हैं। इसके साथ साथ सारे ऊंचे स्थलों पर स्थित सारे कुंडों में हमने स्नान किया है और काफ़ी एनर्जी का संचार होता है, इससे हमें नई ताकत मिलती है। तो ये हम नहा करके काफ़ी मतलब शांति का अनुभव हुआ है। और यहाँ पर धार्मिक मान्यताएं हैं। सामने घिया विनायक दिखता हुआ, जहाँ से हमको अभी क्रॉस करना है। अभी 1-1.5 घंटे में यहाँ से निकलने वाले हैं। और इस तरफ से ये कोहरा भी आ चुका है। ये हमारे दोस्त स्नान करने के बाद ताल से बाहर निकलते हुए, सामने ब्रह्म कमल ताल के इस तरफ खिले हुए। ये हमारा सामान अभी बिखरा पड़ा है, इसको पूरा समेट करके चलना है। पीठ पे ये सामान हम लेकर के चल रहे हैं। भगवान शिव के द्वितीय केदार मधमेश्वर से आगे लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नंदी कुंड, जहाँ पर इस समय हम स्थित हैं। पीछे नंदी कुंड, भगवान नंदी का कुंड, शिव का वाहन नंदी, जिनका कि यह कुंड है, उनके नाम पर यह नंदी कुंड है। इसके ऊपर सामने घिया विनायक, ये फैल जाती हुई घिया विनायक को, और यहाँ से पीछे बर्मा बुग्याल को आज हमें पहुँचना है। नंदी कुंड के पास में स्थित एक मंदिर है जो भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। इस मंदिर में आपको तरह तरह के त्रिशूल, घंटियाँ और अन्य अस्त्र शस्त्र जो पांडवों के रखे हुए हैं, उनके एक प्रतिरूप यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमने पूजा अर्चना की। यहाँ पर ब्रह्म कमल चढ़ाया जाता है और उसके बाद हम यहाँ से आगे के लिए मतलब घिया विनायक होते हुए ब्रह्मा और रुद्रनाथ के लिए निकलने वाले हैं। तो दोस्तों, नंदी कुंड यात्रा का यह पार्ट यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। इस यात्रा को हम 4 लोगों ने मिलकर कंप्लीट किया था। यदि आप लोग भी इस यात्रा को करना चाहते हो तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हो। मैं अपना नंबर यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और लास्ट में कमेंट के रूप में दे रहा हूँ। अगला पार्ट इस यात्रा का जल्द ही आपके सामने लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपसे भी जल्दी मिलूँगा अगले पार्ट के साथ।